अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने 19 मेंबरान कौमी असम्बली की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 5 अरकान को बहाल कर दिया गया है। इसी तरह पंजाब से खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 11 अरकान को बहाल किया गया है। कौमी असम्बली में अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर 3 अरकान बहाल हो गए हैं। और पंजाब असम्बली की बात की जाए तो इसमें खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 24 और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर 3 अरकान बहाल हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 21 जबकि अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर 4 अरकान बहाल हो गए हैं। सिंध असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 2 और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर 1 रुकन की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी तमाम पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो चुका है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। आप आईनी और कानूनी एतबार से सबसे पहले तो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आईनी बेंच है, उनके सरबराह जो है, उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो जस्टिस मंसूर शाह के फैसले के खिलाफ नजर सानी की दरख्वास्त दायर की थी, उसको उन्होंने तस्लीम कर लिया। और साथ ही उन्होंने जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था, उसको भी उन्होंने मन उसको जो है बाकायदा आइन और कानून की रोशनी में फैसला दे दिया। अब ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। 76 नशिस्तें जो हैं मखसूस, इसमें मिनॉरिटी भी शामिल हैं, वो तकसीम हो चुकी है, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में बता दिया। ये सारा आइनी और कानूनी तौर पर बड़ा दुरुस्त फैसला है, क्योंकि एक ऐसी जमात जिसका के सिंबल जो है वापस ले लिया गया हो, जिसकी के पार्टी पोजीशन ख़त्म हो गई हो, उनके आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनको नशिस्तें नहीं दी जाती। जिस वक्त ये 23 दिसंबर 2023 को जब इलेक्शन कमीशन का सिंबल वापस दिया और पार्टी की रजिस्ट्रेशन को भी मशकूक करार दे दिया, तो हमने उसी वक्त कह दिया था कि अब इनको ना तो सीटें नशिस्तें मिलेंगी ख्वातीन की, ना मिनॉरिटी की, ना सेनेट में। अब ये बिल्कुल आज़ाद उम्मीदवार हैं और अपना ग्रुप बना लें और अपने आज़ाद उम्मीदवार ग्रुप बनाकर अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन बना लें, मुखालफत करें, लीडर जो करें, लेकिन पार्टी की जो पोजीशन है वो ख़त्म हो चुकी है जब तक ये नया इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अच्छा, कंवर दिलशाद साहब, ये भी बताइएगा, इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पीटीए के पास इस वक्त कानूनी तौर पर क्या ऑप्शन मौजूद है? नहीं, इसका कानूनी तौर पर हो गया कि ज़ाहिर कभी आखिरी हतमी फैसला है। ये बार बार नजर सानी की दरख्वास्तों पर बेंच में अप्लाई करना या अपील करना या पिटीशन करना, ये नामुमकिन है। ये हतमी फैसला है। ये उस वक्त तक हतमी फैसला रहेगा जब तक कि तहरीक इंसाफ अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक नहीं करवा देती। उस वक्त इनकी पोजीशन जो है वो यही रहेगी। अब ये एक आज़ाद उम्मीदवार ग्रुप होगा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की भी कोई आईनी और कानूनी पोजीशन नहीं है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में वो एक पार्लिमानी जमात नहीं है। अब यहाँ तहरीक इंसाफ से बुनियादी गलती हुई, कोई ऐसी पार्टी के साथ वो इत्तेहाद करते जो पार्लिमानी जमात हो, जैसे कि कौमी MQM से कर लेते या तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ कर लेते, लेकिन उसके मुताबिक या शेरवानी ग्रुप के साथ कर लेते तो फिर इनकी पोजीशन मजबूत हो जाती। उन्होंने एक ऐसी जमात के साथ इत्तेहाद किया जो जिसकी कोई पार्लिमानी हैसियत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ। और डे फर्स्ट से इनका यही तज्जिया था, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन में सर्व कर चुके हैं सेक्रेटरी के तौर पर, तो वो भी यही कह रहे थे कि ये नशिस्तें पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी यही फैसला है, और उससे पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी यही फैसला है। लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत इमरान, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की हम बात करें तो वो भी बरकज़ निगाह बनी हुई है और उसमें भी कोई सियासी तब्दीली आ सकती है, और इसके साथ साथ आज़ाद अरकान को भी माइल करने की कोशिशें तो जारी हैं, और अब देखना यह है कि सियासी तब्दीलियाँ इसके बाद क्या आती हैं। आगे बढ़ते हैं जी। पाकिस्तान को भारतीय सपोर्ट में जारी दहशतगर्दी का आज भी सामना है। बाजोड़ में दहशतगर्दों के बम हमले में असिस्टेंट कमिश्नर समेत 5 अफराद शहीद और 11 जख्मी हो गए हैं। धमाका तहसील खार के इलाके सदीकाबाद फाटक में पेश आया, और गुज़श्ता रोज़ भी फितनातुल हिंदुस्तान ने मस्तूंग में मरकजी बाजार पर दहशतगर्दाना हमला किया है, जिसमें 16 साला नौजवान जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक।
3 दहशतगर्द जख्मी हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस में एक दहशतगर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। जून में दहशतगर्दी के 78 वाकयात में 94 अफराद शहीद हुए हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन में 71 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए हैं। बिल्कुल, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस हवाले से बात की है और ये बताया जो दहशतगर्दी के वाक़यात में 40% तक इजाफा हुआ है। इसके ताने बाने हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा है कि जो दोहा मुआहिदा हुआ था उसकी पासदारी नहीं की जा रही। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, पहले वो देख लें। Is borderless, and therefore the fight we wage is not Pakistan's private quarrel. It's a civilizational self-defense on behalf of all of humanity. Across 2 decades, Pakistan's armed forces, backed by an iron-willed citizenry, have broken the backs of Al-Qaeda networks. Today's operations in Balochistan and elsewhere sever the nexus between separatism and foreign-funded terror. तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तजज़ियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। खालिद चिश्ती साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कुछ टाइम पहले की बात है जब पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा, फिर इसके साथ अफ़गान वज़ीर ख़ारजा और चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई थी चीन के अंदर। उसके बाद की उम्मीद पैदा हो गई थी कि अफ़गान सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि हालिया कुछ वाक़यात के बाद जो स्टैट सामने आए हैं बड़े ख़तरनाक हैं कि 40% तक जो दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है उसके ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। लेकिन ये बहुत बड़ा नोइंग जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, ये बहुत बड़ा सरप्राइज इसलिए नहीं है कि हिंदुस्तान को बहुत नदामत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा पिछले महीने में, और उनका आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है उन पर इंटरनल कि उन्होंने क्या हासिल किया इस पूरी जंग में पाकिस्तान के खिलाफ। अब जाहिर है उनके पास जब फ्रंट डोर ओपन है तो बैक डोर या प्रॉक्सी ऑप्शन से यूज़ कर रहे हैं, और उस वक्त भी मैंने मेरा समझना यही था कि हिंदुस्तान यही एक ऑप्शन यूज़ करेगा, बिकॉज वो सामने खुलकर महाज पर, हवा में, समंदर में, ज़मीन पर तो मुकाबला नहीं कर सका। लेकिन उनके पास एक ऑप्शन ज़रूर है कि उनके प्रॉक्सी ऑप्शंस, उनके एलिमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा वेल डग इन है। अफगानिस्तान में भी हैं, ईरान में भी थे, आपको पता ही है, और पूरी हमारे इर्द गिर्द सब जगह उनके फैले हुए हैं। तो ये ईरान ने करना ही करना था, इंडिया ने करना ही करना था। और इसमें जाहिर है हमें जितनी हम यूनिटी इनवर्ड रखेंगे उतना ही दुश्मन को कम चांस मिलता है। और मैं उस वक्त से अर्ज कर रहा हूँ कि जितनी कौम यूनाइटेड जिस तरह हुई थी मई के महीने में मुसल्लह अफवाज के पीछे, इस कौम ने पूरा डिटर्मिनेशन दिखाई अपनी सॉवरेनिटी डिफेंड करने के लिए। दुश्मन देखिए हमेशा इस धाक में या इस खोज में रहता है कि कहाँ आपके मुल्क में क्रैक है, कौन से डिसअपॉइंटेड एलिमेंट है, कौन से फ्रस्ट्रेटेड एलिमेंट है, किन लोगों की लॉयल्टी इस मुल्क से कम है, तो वो उनको कन्वर्ट करता है इनटू देयर लॉयलिस्ट। ईरान की मिसाल हमारे सामने है, आपने नोट किया होगा कितनी ज्यादा इंटेलिजेंस नेटवर्क इजराइल की फैली हुई थी, और ज्यादा सबके सब इजरायली नहीं थे, बहुत सारे लोकल्स, बहुत सारे इंडियंस और बहुत सारे कोलैबोरेशन से ये चल रहे थे। तो इंडिया ये यूज टू है इस तरह की करने, वो जैसे मैंने कहा प्रॉक्सी एलिमेंट्स को इनकरेज करने में, कोलैबोरेशन करने में और सपोर्ट करने में इंडिया बहुत पेश रहा है। तो ये करता रहेगा, आने वाले वक्तों में भी करेगा। जैसे कि आपने कहा कि इंडिया करता रहेगा, दूसरी तरफ हम पाकिस्तान की काविशें भी देख रहे हैं, सिफारती सतह पर भी बहुत कामयाबी मिल रही है और बारहा इस हवाले से आवाज भी उठा चुके हैं। अब तो बिलावल भुट्टो ने भी दोबारा से रिपीट कर दिया है कि पाकिस्तान सरेंडर नहीं करेगा, और सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में ही नहीं है। तो उसके बावजूद अब ये सारा मामला आप देखते हैं कि भारत जो है वो पानी के मामले पर बात करने के लिए तैयार होगा या मसला कश्मीर के हवाले से बात करने के लिए तैयार होगा। देखिए, अगर एथिक्स और मोरालिटी पे चलना होता और रसूलों पर चलना होता तो फिर पिछले मई वाली जंगी ना, या जो मई वाली जंगी ना होती। जब मोरालिटी, एथिक्स, रसूल और गवाहियां और एक न्यूट्रल एक ओपिनियन या एक सेन ओपिनियन जिसके अंदर कोई समझदारी का मुजाहरा किया जाए तो फिर तो जंगी ना होती। हिंदुस्तान पर ये बहुत बड़ा नशा था, इसमें कोई शक नहीं है। उनको ये ख्याल था कि वो ये वॉर मॉन्गरिंग करके पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे, एक पाकिस्तान के लिए न्यू नॉर्मल एक्सेप्ट कर लेंगे। वो तो पाकिस्तान के लोगों ने और ना मुसल्लह अफवाज ने और ख़ास तौर पे पाक फ़िज़ाइया ने जो परफॉर्म किया उस आपके सबके सामने है। हमने तो वो करने नहीं दिया। वो अब जाहिर है एक उसके पास एक एलिमेंट यही रह जाता है कि अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कभी वो कहते हैं हम वेपन सिस्टम नहीं खरीदेंगे, कभी कहते हैं वो पानी ब्लॉक कर देंगे, कभी कहते हैं ये कर। तो ये एक टैक्टिक्स होते हैं जो सारे ऑपरेशन होते हैं, जो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन कैटेगरी में आते हैं। आप ज़हनी तौर पर अपने लोगों को उभारते हैं और दूसरे लोगों को आप मायूस करते हैं या उनको बददिली पैदा करते हैं। ये हिंदुस्तान करेगा और वो जाहिर है उसके पास ऑप्शन भी कोई नहीं है। दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट
इसलिए हम सरेंडर करने वाली तो हमारी ना ऑप्शन है, और सॉवरेनिटी हम डिफेंड कर रहे हैं। हमने तो किसी मुल्क पर हमला करने का ना सोचा है, ना कहीं कब्जा करने का सोचा है, ना किसी को नीचा दिखाने का सोचा है। हमारे पास जब हमला करेंगे हम नीचा जरूर दिखाएंगे, सबक सिखाएंगे ताकि न्यू नॉर्मल ना सेट हो, और ये हमारा हक भी है और हमारे पर फर्ज भी है। खालिद साहब, हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से कुछ डायनामिक्स जो हैं वो इंटरनेशनल चेंज हो गए हुए हैं। बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो कि एक दूसरे के खिलाफ तो होते हैं, लेकिन जंग के जरिए तो अगर वो ना भी जीत सकते हों तो प्रॉक्सी के जरिए जो अनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही होती है। जैसे बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी क्रिएट की जाती है भारत की जानिब से। केपी में हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से ताउन अगर होता है तो वहाँ पर भी दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हमें नज़र आ रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा इस वक्त चैलेंज बनी हुई है? देखिए, जैसे मैंने कहा शुरू में कि जितना हमारे अंदर क्रैक्स होंगे, जितना एक वैक्यूम दुश्मन पाएगा उसको वो कैपिटलाइज करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा। जो डिसग्रेंटेड लोग होते हैं, मायूस होते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, जो जिनके लॉयल नहीं रहते इतने, तो वो उनको कैपिटलाइज करना आसान होता है। और खास तौर पे आपको पता है कि बलूचिस्तान और केपीके में शायद उस तरह डेवलपमेंट नहीं है जिस तरह बाकी जगहों पर है। तो वो कंपैरेटिव एनालिसिस जब वो लोगों के जहनों में करते हैं, लोगों को उभारते हैं और नेगेटिव एक पोल्यूट करते हैं लोगों का जहन, तो हमें यूनिटी भी दिखानी है, साथ साथ लॉन्ग टर्म प्लान करके उन लोगों को अपने दायरे में लाना है। और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि उनको डेवलपमेंट में अपने साथ लेकर चलना है लोगों को, ताकि उनकी एक जिसको कहते हैं ना, एक कनेक्टिविटी उनको नजर आए हुकूमत के साथ, अपने होने का एहसास हो, अपनी अपनी स्टेक होल्डर बने वो हमारी सारी हुकूमत में, पॉलिसीज में, फैसला साजी में, गवर्नमेंट मेकिंग में। तो जितना हम उनको ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे, बेहतर इन्वॉल्व करेंगे, उतना ही ज्यादा चांसेस हैं कि दुश्मन को चांस नहीं मिलेगा और वो फ्रस्ट्रेट होकर दुश्मन को चांस नहीं मिलेगा। हमें यूनिटी दिखाने की जरूरत है और लॉन्ग टर्म प्लान की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया खालिद वक्त देने के लिए। और यकीनन भारत जो है वो हर तरह की दहशतगर्दी में मुलव्वस है और दीगर ममालिक में भी ताने बाने भारत से ही मिलते हैं जितने भी दहशतगर्दाना हमले होते हैं। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त दहशतगर्दी को कंट्रोल करना। और हम बारहा कह चुके हैं कि हम हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत भी करते हैं और यकीनन इस पर वक्त चलते साथ साथ हम ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे कि दहशतगर्दी को कंट्रोल कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। इसराइल को मासूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में मदद करने वाले अमरीकी सदर ने रवां हफ्ते जंग बंदी का इंदिया दिया था, मगर फिलहाल वो इसराइल को जंग बंदी पर आमादा करने में बुरी तरह नाकाम है। अमरीकी इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइल अपने दिफाई बजट पर $46 अरब खर्च कर चुका है, जबकि अमेरिका ने फलस्तीनियों के खात्मे के लिए इसराइल को इसमें $18 अरब की इजाफी इमदाद भी फराहम की, जिसमें $7 अरब फौजी साजो सामान, जबकि $4.5 अरब डिफेंस सिस्टम और $4 अरब से जायद अमरीकी असलहे की फराहमी के लिए दिए गए। और इसराइल को फलस्तीनियों के खिलाफ असलहे की फराहमी आज भी जारी है और गुज़श्ता रोज $51 करोड़ के मालियती हथियार, जिनमें गाइडेंस किट्स और मुतालिका तकनीकी मुआवनत फरोख्त करने की अमरीकी वजारत खारजा ने तस्दीक की है। एक तरफ तो अमरीका इसराइल को माली और अस्करी मदद फराहम कर रहा है, तो दूसरी तरफ जंग बंदी के दावे भी समझ से बाहर है। अमेरिका की दो रुखी ये पॉलिसी का ढोंग इस वक्त जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि इसराइल 60 रोज़ा जंग बंदी पर मशरूत तौर पर तैयार हो गया है। अब इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर बैनुल अक़वामी अमूर अहमद हसन अल अरबी साहब ने। अहमद भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि मैं जंगें नहीं होने दूंगा, जंगों को रोकने की कोशिश करूंगा, जंग बंदी के ऐलानात भी कर देते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। हम उनकी किस बात पे यकीन करें? जी बहुत शुक्रिया। देखें, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका और मिडिल ईस्टर्न जो इक्वेशन इस वक्त आप सीज फायर, गाजा के सीज फायर से रिलेटेड जो आप बात करना चाह रहे हैं, उसमें हमें कुछ डायनामिक्स है जिनको समझना बहुत जरूरी है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त एक टग ऑफ वॉर, जिस तरह वो रस्सा कुशाई नहीं होती, वो चल रही है बिटवीन द प्रो वॉर एंड एंटी वॉर एंटिटीज एंड लॉबीज। इसराइल, अगर आप मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल को देखें तो इसराइल ने आज तक पिछले 70 सालों में कोई भी जंग अपने ओन पे नहीं लड़ी। हमेशा से इसराइल ने अमेरिकन फोर्सेस और फौज का इस्तेमाल किया है अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, चाहे वो प्रोजेक्ट ऑफ ग्रेटर इसराइल हो, चाहे वो सीरिया के अंदर इसराइल को प्रोटेक्ट करना, इसराइल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हो, चाहे इराक की तबाही की शक्ल में इसराइल के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना हो। हर जगह पे इसराइल ने हमेशा अमेरिका का इस्तेमाल किया है अपने फॉरेन पॉलिसी को अमेरिका साजो सामान भी फराहम कर रहा है जंग के हवाले से इसराइल को, और दूसरी तरफ जंग बंदी की बात कर रहा है। दो दावे जो पहले कर चुका है जंग बंदी के हवाले से, वो भी नाकाम हुए। अब ये जो दावा कर रहे हैं जंग बंदी का, आपको लगता है कि कामयाब होगा? जी बिल्कुल। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ पे हमारी कॉन्वर्सेशन थी, अमेरिका के अंदर इस वक्त कुछ तब्दीलियां आई हैं पिछले 2-3 सालों में।
और वो तब्दीली ये है कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड नाउ। दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही, मल्टीपोलर हो चुकी है और अमेरिका एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है। अमेरिका में इस वक्त जॉबलेसनेस अपने ऑल टाइम हाई पे है। अमेरिका में ड्रग एडिक्शन ऑल टाइम हाई पे है। ड्रग्स की वजह से ओवरडोज से मरने वाले लोगों की तादाद ऑल टाइम हाई पे है। होमलेसनेस सबसे ज्यादा है। अमेरिका पे कर्जा अपनी तारीख में इस वक्त सबसे ज्यादा है। और अमेरिका के अंदर एक बहुत पावरफुल लॉबी जो अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाते हैं, जो ये कहते हैं कि हमने अमेरिका को दोबारा से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो डोनाल्ड ट्रंप का भी नारा है, वो ये कहते हैं कि अमेरिका का ज्यादातर बजट जो है वो बैरूनी जंगों पे लग रहा है और उसमें से भी सबसे ज्यादा हिस्सा उन जंगों पे लग रहा है जो अमेरिका इसराइल के लिए लड़ रहा है। तो हमें उससे पुल आउट करना चाहिए। हमें हमारी जो 70 साला फॉरेन पॉलिसी है उससे रोल बैक करना चाहिए। तो ये बड़ी स्ट्रांग वॉइस अमेरिका के अंदर से आ रही है। जाहिर है इसके साथ एक और आवाज वो भी मौजूद है जो कहती है कि इसराइल को हमने प्रोटेक्ट करना है और इसराइल का जो थ्रेट है खित्ते के अंदर हमने उसको तबाह करना है और इसराइल की जो एक्सपेंशन है हमने मेक श्योर करना है कि इसराइल ग्रेटर इसराइल बने, जो इसराइली लॉबी जिसको कहते हैं, जिसको एपेक भी कहते हैं। सो इन दोनों पार्टीज के दरमियान में इस वक्त एक टग ऑफ वॉर, रस्साकशी चल रही है और देखना यह है कि आने वाले दौर में ये ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन जो गाजा की सीज फायर है इस वक्त जो वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स के ऊपर और इवन हमारे यहाँ भी जो डिस्कोर्स है कि सीज फायर क्यों हो रहा है, उसकी शराइत क्या है, वो सारी की सारी वो शराइत है जो इसराइल और अमेरिका की हैं। इस जंग का जो मेन प्लेयर है, जो गाजा के लोग हैं, उनकी तो रिप्रेजेंटेशन अभी आई नहीं है, उनकी तो बात आई नहीं है, उनकी तो कंडीशंस आई नहीं है। तो उसके बगैर हम कैसे सोच सकते हैं कोई सीज फायर होगा, जबकि हमें यही नहीं पता कि गाजा के लोगों की क्या कंडीशन है सीज फायर को लेके। अहमद साहब, ये बताइएगा कि अब अक्टूबर का महीना भी 1-2 महीनों के बाद आने ही वाला है और 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे गज़ा वॉर को। तो आप ये बताइए, इतना नुकसान वहाँ पर हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर तबाह हो चुका है, तकरीबन 60,000 से ज़ायद लोग जो हैं शहीद हो चुके हैं, 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हुए हैं और जो हमास की बात करते हैं वो भी काफ़ी हद तक वहाँ पर कमज़ोर हो गई है। तो जंगबंदी में इस वक्त रुकावट क्या है और कौन सा ऐसा मकसद है जो कि इसराइल हासिल करना चाहता है इस जंगबंदी से पहले? कहीं यहाँ पे हमास, आप देखें, आप समझें तो सही कि सिचुएशन है क्या। हम गाजा का जो इलाका है वो हमारे, आप लाहौर देख लें तो आधे लाहौर से भी छोटा है, छोटा सा इलाका है। उस पे ये लोग अभी तक 3 न्यूक्लियर बॉम्ब से जितनी डिस्ट्रक्शन हो सकती थी उतनी वो कर चुके हैं। डेली बेसिस के ऊपर सैकड़ों लोग शहीद हो रहे हैं। गाजा की पॉपुलेशन में जवान तकरीबन खत्म हो गए हैं, या तो बच्चे हैं या वो कहते हैं गाजा के अंदर या तो शहीद हैं या शहादत का इंतजार करने वाले लोग हैं। इन्होंने कारपेट बॉम्बिंग तक तो कर दी गाजा में, इन्होंने कंप्लीटली ओब्लिटरेट कर दिया। अब सिर्फ ये जो है वो जो आटा और खुराक लेने के लिए लोग इकट्ठे हुए होते तो उन पे बॉम्बिंग कर रहे हैं। अब इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि इन्होंने उस छोटे से इलाके से मुसलमानों को निकालना है। क्या 2 साल में पूरी दुनिया की ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद इसराइल कामयाब हुआ उस इलाके से मुसलमानों को निकालने में? नहीं हुआ। उसके अगेंस्ट क्या हुआ कि पूरी दुनिया में गाजा के मुसलमानों की वजह से आज इसराइल इज द मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और दुनिया की हुकूमतें अपने मुल्क के अंदर पॉपुलर हैं या नहीं है ये इस बात पे डिसाइड होता है। जो नक्शा आपने खींचा है गजा का, और हम भी देख रहे हैं खुराक की किल्लत है, पानी की किल्लत है, वहाँ इमदादी सामान भी नहीं पहुँच पा रहा और अगर पहुँच पाता है तो वो मिल नहीं पाता। दूसरी जानिब आप जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका किरदार कैसे देखते हैं? वो दबाव डालने में क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे इसराइल पर? जी देखें, बात यही है, जैसे मैंने आपसे बात की कि गाजा इस वक्त डिसाइड कर रहा है कि दुनिया की पॉलिटिकल जो इक्वेशन है वो क्या होगी। गाजा, आप ये गाजा के ऊपर जुल्म के पहाड़ इन्होंने गिराए हैं, लेकिन अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने में इसराइल कामयाब नहीं हुआ। ये मैं एक इम्पार्शियल एनालिसिस आपको दे रहा हूँ। जो 7 अक्टूबर के बाद इन्होंने जो इसराइल ने जेनोसाइड लॉन्च किया गाजा पे, जो करना चाहते थे वो ये नहीं कर सके। तो टेक्निकली ये इसराइल की हार है। और दूसरी बात ये कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है, जो अरब कंट्रीज हैं, उन्होंने क्या किया गाजा के लिए वो सब आपके सामने है। गाजा जो है, गाजा एक छोटा सा पीस है एक बड़ी पजल में। और अब मुसलमानों को ये बात रियलाइज हो जानी चाहिए कि गाजा के ऊपर जो हमला था, जो गाजा पे जो जेनोसाइड इन्होंने किया था, गाजा ने इनको 2 साल इसराइल को रोक के रखा है, क्योंकि ये वेट कर रहे थे कि गाजा को खत्म करने के बाद अपना प्रोजेक्ट ग्रेटर इसराइल को अचीव करने के लिए मजीद फैलेंगे। अभी भी जो गाजा की छोटी सी जमात है वो इनको रोक के बैठी हुई है। सही, ग्रेटर इसराइल जो मंसूबा है उसमें कामयाबी चाहते थे, जो कि इसराइल को कामयाबी नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद थे। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और
यकीनन इसराइल और अमेरिका इस वक्त नाकाम ही दिखाई दे रहे हैं। जितनी भी जंगें हुई हैं उनमें स्ट्रेटजीज जो हैं वो बुरी तरह नाकाम है। और अब तीसरा दावा भी डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया है जंगबंदी का। तो आने वाले वक्त में देखेंगे कि ये जंगबंदी होती है या नहीं। प्रोग्राम में फिलहाल यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ख़वातीन को नौकरी का झांसा देकर इस्तेमाल करने और ब्लैकमेल करने में सरकारी अफसरों का मकरूर चेहरा बेनकाब हुआ है। ख़वातीन को नौकरी का लालच देकर इस्तेहसाल और ब्लैकमेलिंग का मकरूर खेल रचाने वाले 62 सरकारी अफसरों के गिरोह को बेनकाब किया गया है। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सेक्रेटेरिएट के डिप्टी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट RF भट्ट और महकमा इत्तलात आज़ाद कश्मीर का मुलाजिम मलिक हसनैन ख़वातीन के इस्तेहसाल में मुलव्वस पाए गए हैं और इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मुतासरा ख़वातीन को सरकारी नौकरी का झांसा देकर न सिर्फ ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा बल्कि इन ख़वातीन को वीडियो से मवाद के जरिए ब्लैकमेल भी किया जाता रहा। बात करेंगे ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर वकास काज़मी से। वकास, बताइएगा, ये मामला तो खुल के सामने आ चुका है, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, ये वाकया उस वक्त सामने आया जब डिप्टी सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट RF भट्ट जो है वो रंगे हाथों पुलिस ने गिरफ्तार की और उनके साथ जिस खातून को गिरफ्तार किया गया उसकी जानिब से ये इंकिशाफ किया गया कि उसे ब्लैकमेल किया गया और नौकरी का झांसा दिया गया है और 1 साल से उसे उसका जिनसी इस्तेसाल किया जा रहा है। जिसके बाद जो सहूलतकार था वो भी सरकारी मुलाजमन था महकमा इत्तलात का, उसे गिरफ्तार किया गया पुलिस की जानिब से। जिसके बाद मजीद इंकशाफात सामने आए और 3 मजीद जो 18 ग्रेड के ऑफिसरान हैं उनके नाम वो इस ग्रुप में सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वकास काज़मी हमें आगाह। और ये उन्होंने बताया कि कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, रंगे हाथों पकड़ा गया है और सरकारी मुलाजिम को पकड़ा गया है। कुछ मजीद लोग भी उनके साथ हैं जो कि उनकी मदद और उनका ताउन कर रहे थे और उन सबको हिरासत में ले लिया गया है। तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। ये भी देखना होगा कि ये तो चंद एक लोग पकड़े गए ना, ये एक आधे केस की बात है, कुछ मजीद केसेस भी ऐसे यकीनन होंगे। देखना चाहिए कि इस तरह के केसेस आने वाले वक्तों में मुलव्वस हैं। ये सारी तहकीकात होंगी और शवाहिद मिलेंगे तो आगे कार्रवाई बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशें जारी हैं जिससे नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं और बिजली की फराहमी मुअत्तल होकर रह गई है। गुज़श्ता 24 घंटों से जारी बारिशों ने मामलाते ज़िंदगी मुतासिर कर दिए हैं। नौशहरा, सवाबी, शांगला, हरिपुर में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं और नदी नालों में तुग़यानी है और नालों का पानी घरों में दाखिल हो गया है जिससे मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने में इस वक्त मसरूफ़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं में निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सवात में गैर मतवक़्क़े फ्लडिंग से 17 अफराद के जाम बहक होने के बाद सवात ज़िली हुकूमत ने आज भी दरिया सवात के किनारे बनी तजावज़ात को गिराने के लिए ऑपरेशन जारी रखा। इसी तरह ज़िली इंतज़ामिया की रिपोर्ट के मुताबिक तजावज़ात के खिलाफ अब तक ऑपरेशन के दौरान 65 गैर कानूनी तामीरात को गिराया जा चुका है। इनमें दुकानें हैं, होटल्स हैं और पार्क भी शामिल हैं। तजावज़ात कायम करने पर 25 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। दरिया सवात में 27 जून को सयाहों के साथ पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है जिस पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ड्रोन भी हासिल कर लिया है। ड्रोन को सैलाबी सूरत हाल में मदद के लिए लाइफ जैकेट्स, रस्सियाँ और दीगर अशिया पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। असगर अली जमाली हमें ज्वाइन कर चुके हैं तर्जमान PDM में। असगर अली जमाली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कोई हादसा होता है उसके बाद से दीगर मैयर्स जो हैं वो लिए जाते हैं और एक मरतबा फिर से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, सैलाबी सूरत हाल मुख्तलिफ इलाकों में है। तो ये बताइए सूबाई सतह पर क्या इंतजामात इस वक्त किए गए हैं? जी देखें, ऐसी बात नहीं है कि हादसा होने के बाद ही इंतजाम किए जाते हैं। जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स हैं वो पहले लिए जाते हैं और जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं उनको पहले ही आगाह किया जाता है। साथ में आपके मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टीवी चैनल्स के थ्रू जो है हम जो है पब्लिक को, आवाम को भी इंटीमेट करते हैं कि जी जो आपकी गुजरगाहें, सैलाबी रेलों की गुजरगाहें हैं या पानी वाली ऐसी जगह हैं या खंबे हैं, बिजली के तारे हैं, इनसे जो है जब बारिश हो जाए तो उनसे दूर रहा जाए। लेकिन मसला ये है कि हमारी आवाम जो है थोड़ा सा इस पे गौर और फिक्र नहीं करती, वो बार बार इन चीज़ों पे जो है गौर नहीं करती, जिसकी वजह से ये हादसा रूनुमा होते हैं। बाकी गवर्नमेंट जो है अपने लेवल पे
पूरी तरीके से प्रोएक्टिव है, तैयार भी है, और हमारी जितनी भी जो मशीनरी है या आपकी जो रिलीफ आइटम्स हैं, वो जितने भी कंसर्न वल्नरेबल पॉइंट हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको जो है डिस्पैच कर दिए गए। असगर साहब, जैसे कि आपने कहा कि हुकूमत तैयार भी है, इदारों को अलर्ट भी जारी कर दिया जाता है, बता दिया जाता है पहले से ही, तो इदारे तैयार नहीं होते क्या? वो जो जाँ बहक हुए अफराद, उनको क्या ड्रोन के जरिए, किसी हेलीकॉप्टर के जरिए क्या जैकेट फराहम नहीं की जा सकती थी कि लाइफ सेफ जैकेट ही दे दी जाती, या उनके लिए कोई ना कोई सहूलत ऐसी मुहैया कर दी जाती कि उनकी जानें बच जाती? नहीं, बिल्कुल जी, उनके लिए भी इकदाम किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तहसील लेवल पर। लेकिन मसला ये है कि जहां पे जिस तरह ये सवात का इंसिडेंट हुआ, जिस तरह केपीके के जो हैं चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी बताया कि जो आपका जो हेली की जो सर्विस है, ये ड्रोन की है, वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, और ये इतनी जल्दी ये रेला आया कि 15 से 20 मिनट में इसने सब कुछ जो है अपने साथ बहा के ले गया, इसलिए टाइम ही नहीं मिला वहां तक पहुंचने में या उसके बाद। लेकिन फिर भी जो रेस्क्यू टीमें थी वहां पे उन्होंने जो है अपनी जो रेस्क्यू एफर्ट थी वो की, जिनमें से 4 बंदों को उन्होंने जिंदा बचा लिया केपीके में। लेकिन जमाली साहब, हम देख रहे हैं कि ऐसे सियाहती मकामात के बिल्कुल पास, यानी कि दरिया के बिल्कुल करीब करीब जो गैर कानूनी तजावज़ात जो हैं बनाई गई हैं, ये आज या एक दिन में तो नहीं बनी, ये इतने सालों से यहाँ पर बनी हुई हैं, किसी को पता भी नहीं है। अब जब हादसा हुआ है तो इनको गिराया जा रहा है। आप नहीं समझते कि ऐसी गैर कानूनी तामीरात को होने ही ना दिया जाए ताकि इस तरह के हादसात से पहले ही बच जाया जाए? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। जो हमारे जो कंसर्न इदारे हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जो ये गैर कानूनी तामीरात हैं, ये कोई भी डिपार्टमेंट इनको जो है ना ऑन नहीं करता, ना ही कोई इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन या सर्टिफिकेट इनको देता है। ये अपने आप ही गैर कानूनी तजावुज़ात जो है बनाए जाते हैं, जिसके बाद गवर्नमेंट जो है एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन जो है वो लॉन्च करती है, जिस तरह अभी किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका असगर अली जमाली साहब, जो कि तर्जुमान पीडीए में हमारे साथ बता रहे थे कि इंतजामात होते हैं और ज़िली सतह पर भी इंतजामात होते हैं, इदारों की सतह पर भी इंतजामात होते हैं, लेकिन जो 17 जानें चली गई हैं वो वापस नहीं आ सकती। उसमें बहुत से लोग जिम्मेदार ठहराए भी गए हैं, उनको शायद नौकरियों से भी फारिग कर दिया जाए, लेकिन मुअत्तल भी कर दिया जाए, लेकिन फिर मैं कहूँगा वो 17 जानें जो चली गई हैं वापस नहीं आ सकती। अब 65 आपने तजावज़ात गिरा दी हैं, अब उन लोगों का भी नुकसान हो गया जिनकी ये कार्रवाइयाँ थी। अगर ये 65 के बाद 165 भी गिरा दें तब भी मैं कहूँगा कि 17 जानें वापस नहीं आ सकती। तो होश के नाखून लेने चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी है, इदारों की जिम्मेदारी है, रेस्क्यू के लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे वाक़यात को होने से बचाया जाए। एक ड्रोन की आप बात करें, ड्रोन और लाइफ जैकेट्स पहुँचा नहीं सकते तो फिर इदारों का और क्या काम है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, एक और अफसोसनाक वाक़े की बात करते हैं जो कि गुजरांवाला में पेश आया। गुजरांवाला के इलाके इमनाबाद में मुज़र सेहत खाना खाने से इंटरनेशनल कबड्डी के खिलाड़ी नवीद पहलवान का मजीद एक बच्चा जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद अब 3 हो गई है। नवीद पहलवान के मुताबिक मकामी दुकानों से शवारमा, बारबेक्यू और दूध मंगवाया था, जिसको खाने के बाद उनकी हालत गैर हो गई। अब तक 3 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं और मुकदमा भी इस हवाले से दर्ज कर लिया गया है। हमारे नुमाइंदे रफ़ीक मुगल से तफसीलात लेंगे। रफ़ीक, बताइएगा, जैसे कि कहा भी जा रहा है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, दुकानें भी सील कर दी गई हैं, फूड अथॉरिटी का मज़ीद क्या बताना है और पहले एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? हमेशा से हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वाक़या रूनुमा हो जाता है, बाद में एक्शन लिया जाता है, इससे पहले एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? आजकल ये बदकिस्मती की बात है कि इदारे उसी वक्त जागते हैं जब कोई ना कोई बड़ा सानिया हो जाता है। इसी तरह से ये एमनाबाद एक नवाही इलाका है गुजरांवाला का, जहां पर ये अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ है। इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर है नवीद पहलवान, वो घर में सालगिरह की खुशियां मना रहे थे। अपनी बेटी महानूर 8 साल की, पूरी फैमिली जमा थी। फिर उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर करके ये पिज़्ज़ा मंगवाया, शवारमा मंगवाया, इसके अलावा चिकन दाबू, इस तरह की चीजें उन्होंने मंगवाई। वो सालगिरह में सब लोगों ने खाना खाया, जिसके चंद घंटे के बाद ही इन की तबीयत अचानक खराब हुई, जिसमें 6 बच्चे थे, नवीद पहलवान और उसकी अहलिया, टोटल 8 लोग थे। अचानक तबीयत जब इनकी खराब हुई है, रेस्क्यू 1122 को कॉल की गई। वो जब पहुंचे हैं तो उसकी 5 साल बेटी जन्नत जो है, फूड पॉइजनिंग का इतना खौफनाक अटैक हुआ था कि वो पहले ही दम तोड़ चुकी थी। 5 साल जन्नत, दूसरे बच्चों को और अहलिया को, नवीद पहलवान की को जब चिल्ड्रन हॉस्टल में मुंतकिल किया गया और बड़ों को जो है वो DHQ में हॉस्टल में मुंतकिल किया गया है, तो वहां पर जो नूर थी उसकी बेटी नन्ही परी, जो अपनी सालगिरह की खुशियां मना रही थी 8 साल, वो वहां पर दम तोड़ गई। उसके बाद अभी उन दोनों के जनाजे नहीं उठाए गए थे कि उसका लगते जिगर हैदर बेटा जो है 7 साल, लेकिन सालगिरह की खुशियां मना रहे थे और किसको पता था जी कि हंसता बसता घर ऐसे उजड़ जाएगा। रफीक मुगल हमें इस हवाले से
फराहम कर रहे थे। और यकीनन इदारे या इंतज़ामिया जब काम नहीं करते तो ऐसे ही होता है, इंसानी जानों का ज़िया होता है। और अब तो ये भी खौफ है कि आप कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं, फूड अथॉरिटी वालों ने भी इस पर कोई चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है खानों पीनों पर के नहीं। फ़िलहाल प्रोग्राम में हमें दीजिए इजाज़त, आने वाले वक्तों में इस हवाले से बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।